वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द राइज ऑफ मुसोलिनी, कि एक आम सा स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर कैसे एक इटली जैसी बड़ी कंट्री का पहला फैशिस्ट लीडर बना। हम बेनिटो मुसोलिनी की पूरी जो जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो पावर में आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड फैक्टर्स को। तो मुसोलिनी को जो माहौल पैदा करने वाली जो चीज़ें थी, वो फैक्टर्स जिन्होंने माहौल इस तरह के इटली में पैदा कर दिया कि इटली जहनी तौर पर तैयार हो चुका था एक फैशिस्ट लीडर को अपना लीडर मानने के लिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिसअपॉइंटमेंट, जो कि इटली को हुई थी। कहां से? जो उनको गेन्स मिले थे, जो उनको वर्सेल्स सेटलमेंट हुआ था उसमें जो उनको गेन्स मिले थे उसमें उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। कैसे हुई? वर्सेल्स सेटलमेंट आपको पता है, वर्सेल्स ट्रीटी जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो एलाइड पावर्स जो कि जीत चुकी थी, उन्होंने जर्मनी के साथ वर्सेल्स ट्रीटी की थी। और उस वर्सेल्स ट्रीटी में ये हुआ था कि जर्मनी के जो भी पार्ट्स थे, यानी कि जर्मनी के अपनी टेरिटरी के अलावा जो उनके प्रोटेक्टोरेट में थे या उनके अंडर थे, उन सब पार्ट्स को एलाइड पावर्स ने अपने आप मतलब कि खुद में डिवाइड कर दिया था और अपने जो एलाइज थे उनमें डिवाइड कर दिया था। तो आपको जैसा कि पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली जो था उसने एलाइड पावर्स का साथ दिया था। एलाइड पावर्स जिसमें कि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उसका साथ दिया था इटली ने। और इटली जब वार में एंटर हुआ था तो इटली को मुआहदा किया गया था, इटली के साथ ये वादा किया गया था कि अगर एलाइड पावर्स वार को जीतेंगी तो आपको कुछ हिस्से दिए जाएंगे, यानी कि यूं कह लें कि गेन्स के तौर पे उनके साथ एक मुआहदा किया गया था। तो वो कौन कौन से हिस्से थे? वो थे ट्रेंटिनो, साउथ टेरल था, इस्ट्रिया था, ट्रिजिटी था, डालमेटिया के कुछ पार्ट्स थे, एडेलिया था और एजियन आइलैंड्स थे कुछ, और साथ में जो अल्बानिया थी स्टेट, उस पे प्रोटेक्टोरेट का भी वादा किया गया था कि अगर हम वॉर जीते तो आपको ये सब हम देंगे। एलाइड्स पावर ने ये मुआहदा किया था इटली के साथ जब उनको वॉर में उन्होंने अपनी तरफ से शामिल किया। अब जबकि वॉर हो चुकी और एलाइड पावर्स जीत चुकी थी, तो एलाइड पावर्स ने अपने उस मुआहदे की यूं कहें कि पासदारी नहीं की। उन्होंने इटली के साथ जितने ये इलाके मुआहदे में किए हुए थे, देने थे इटली को, वो नहीं दिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ ट्रेंटिनो, साउथ टेरल दे दिया, इस्ट्रिया दे दिया और ट्रिजिटी दे दिया। बाकी जो डालमेटिया के पार्ट्स थे या एजियन आइलैंड्स थे या एडेलिया था और अल्बानिया पे जो प्रोटेक्टोरेट का कहा गया था वो भी नहीं दिया। तो अल्बानिया को उन्होंने अलहदा से एक आज़ाद स्टेट बना दिया, आज़ाद रियासत बना दिया, और बाकी जो पार्ट्स थे वो एडेलिया और एजियन आइलैंड्स वगैरह, ये बाकी जो उनके एलाइज थे उनमें उन्होंने डिवाइड कर दिया और ख़ास तौर पर यूगोस्लाविया को इसके ज़्यादातर पार्ट्स दे दिए गए। अब ये था कि इटली को बड़ा दुख हुआ इस बिहेवियर पे एलाइड पावर्स के, क्योंकि इटली ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में कमोबेश अपने 7 लाख आदमी, जो 7 लाख फौजी अपने उनके यूं कहें कि मर गए थे इस जंग में। तो इटली को इस बिहेवियर पे बड़ा दुख था। तो इस दुख पे भी वो रंजीदा थे, लेकिन जो सबसे बड़ा उनको दुख हुआ और जो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक फ्यूमे नामी एक स्टेट थी जो कि अलाइड पावर्स ने यूगोस्लाविया को दे दी थी, जबकि इटली डिमांड कर रहा था कि ये हमें दे। फ्यूमे जो कि ये जो फ्यूमे स्टेट है, ये उन्होंने जो उनके साथ मुआहदा हुआ था उसमें ये शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी इटली ये डिमांड कर रहा था कि जो फ्यूमे की स्टेट है वो हमें दी जाए, जबकि एलाइड पावर्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यूगोस्लाविया को दे दी। तो इस बात को देखते हुए, इससे पहले कि यूगोस्लाविया फ्यूमे के ऊपर कब्जा करता या उस पर अपना कंट्रोल लेता, तो उससे पहले ही इटली का एक पोएट जिसका नाम था गैब्रिएले डिनांजियो, गैब्रिएले डिनांजियो ने क्या किया, उसने चंद अपने कोई सोल्जर लिए और जो फ्यूमे स्टेट थी उस पे कब्जा कर दिया। अब इसका जो कब्जा था उसमें इटली के कुछ जनरल्स थे, कुछ फौजी यूनिट्स थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया, इसको एम्यूनेशन, इसको जो असला और जो भी इसको चाहिए थी सपोर्ट वो की। और इस बंदे ने, जो कि खुद एक पॉइंट था, एक वॉरियर नहीं था, उसने फ्यूमे पे कब्जा कर लिया। अब ये जो इसका कब्जा था, ये एक बड़ा ही यूं कह लें कि एक हीरोइक काम था इसका, कि इसने इटली के लोगों का दिल जीत लिया था कि फ्यूमे जो कि वो जिद कर रहे थे कि हमें दिया जाए, वो यूगोस्लाविया से उसने छीन लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये एक हीरो के तौर पे पहचाना जाने लगा इटली की आवाम में, तो इसकी काफी मकबूलियत थी।
और जब इस बंदे ने देखा, इस पोएट ने देखा कि अब फौज भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगी है, तो इसने थोड़ी प्लानिंग शुरू कर दी कि जो इटली की हुकूमत है उस पर भी मैं कब्जा करता हूं। तो जब उसकी ये इंटेंशंस नजर आई तो इटली का उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था जियोवानी गियोलिटी ने ऑर्डर कर दिया कि ये जो गिब्राल्टर डी एनजियो साहब हैं, जो पोएट हैं, जो कि फ्यूमे पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और खुद को बड़ा हीरो मान रहे हैं, उसको हटा दिया जाए। तो जियोवानी गियोलिटी जो कि प्राइम मिनिस्टर था, उसके हुक्म पे फौज ने अमल करते हुए, आखिर ये प्राइम मिनिस्टर था, फौज तो कानून के मुताबिक इसी के अंडर थी ना, तो फौज ने इसका हुक्म माना और उस बंदे को, यानी कि उस पोएट को, गैब्रिएले डी एनजियो को हटा दिया गया फ्यूमे से, और फ्यूमे को इटली के डायरेक्ट कब्जे में दे दिया गया। अब जब उस बंदे को हटाया गया, वो बंदा पहले हीरो की अपनी पहचान बना चुका था, इटली की आवाम में बड़ा मकबूल था, उसको हटाया जाना जो था वो इटली की आवाम को पसंद नहीं आया कि एक बंदे ने स्ट्रगल करके फ्यूमे को मतलब कि छीन के दिया यूगोस्लाविया से और उस बंदे को अब हटाया जा रहा है। तो इस अमल पे जो इटली की आवाम थी वो खुश नहीं थी, और जो हुकूमत थी, यानी कि जियोवानी गियोलिटी की जो हुकूमत थी, उससे वो नाखुश थे, यानी कि उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि एक वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है, कि एक जगह बनती जा रही है कि मौजूदा जो इटली की हुकूमत है वो कमजोर होती जा रही है। अब ये था एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट था जो कि माहौल फराम कर रहा था मुसोलिनी को आगे आने के लिए, वो था इटली की इकोनॉमिक कंडीशंस। अब क्योंकि वार चाहे बंदा हारे या वार जीते, जो कंट्री भी वार हारती है या जीतती है उसका नुकसान बराबर ही होता है। तो इटली ने भी अपना बहुत नुकसान किया, जानी नुकसान तो उनका हो गया, 7 लाख फौजी उनके मर गए, लेकिन उनका माली नुकसान बहुत हुआ। और इस वार का जो इरा था 1914 से लेकर 1918 तक, जो 4 साल वार थी, इसमें उन्होंने बहुत से कर्जे लिए। कर्जे किससे लिए? अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए। तो उस कर्जों के तले आते आते ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे, और इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस वक्त जो इटली की करेंसी थी वो लीरा थी। तो वार शुरू होने से पहले, यानी कि 1914 में जो $1 था वो 5 लीरा के बराबर था, और वार जब एंड हुई तो उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद, यानी कि 1921 में ये था कि एक जो लीरा था वो एक जो डॉलर था वो 28 लीरा के बराबर हो चुका था। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 गुना जो है वो लीरा की जो कदर थी या वैल्यू थी वो डिक्रीज हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। और ये भी आप कह सकते हैं कि 6 गुना जो महंगाई थी वो बढ़ चुकी थी। तो ये जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी इटली की वो बड़ी खराब हो चुकी थी, लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे। तो ये भी एक वैक्यूम था, ये भी एक माहौल प्रोवाइड कर रहा था किसी नई लीडर के आमद का। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि मुसोलिनी के लिए एक प्लस पॉइंट था कि इटली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी। तीसरा जो अहम पॉइंट था वो था मेजॉरिटी क्राइसिस इन पार्लियामेंट। यानी कि 1919 का जो इलेक्शन हुआ था इटली में, उसमें यह था कि उस इलेक्शन से पहले जो इटली में वोटिंग का जो सिस्टम था वो इस तरह था कि उसमें सब के सब लोग जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे, बल्कि उसमें कुछ रूल्स होते थे, यानी कि कुछ सोल्जर्स वगैरह या लिटरेट पीपल वोट कर सकते थे। तो वो एक अलहदा से स्टोरी है, उसमें मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि 1919 से पहले जो था इक्वल राइट नहीं था वोट के लिए, लेकिन 1919 के इलेक्शन में यह हो चुका था कि पूरी इटली की सब आवाम को इक्वल राइट वोट के लिए मिल चुका था। उस राइट को देखते हुए अब बहुत सारी पार्टियां भी आ चुकी थी। कौन कौन सी पार्टीज? आप कह सकते हैं कि लिबरल्स, नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, और कैथोलिक चर्च की पार्टी थी, कैथोलिक पॉपुलर पार्टी, और साथ में एक फैशिस्ट पार्टी भी आ चुकी थी जिसका लीडर के मुसोलिनी था। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मसला जो है, वो जो वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा था मुसोलिनी के आने की जो आमद हो रही थी, वो ये हो रही थी कि अब ये इतने सारे लोग थे और इतनी ज्यादा पार्टीज बन चुकी थी कि जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद कुछ कुछ सीट्स इनके हाथ में आई, यानी कि किसी एक पार्टी को कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, और इसलिए कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी, जैसे आप कह सकते हैं कि 2 या 3 पार्टीज आपस में कोलिशन बनाती थी और उस तरह से पार्टी बनती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जो इंतहाई गैर मुनज़्ज़म और इंतहाई कमजोर सिस्टम था हुकूमत का, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी और बिल्कुल वो अनस्टेबल किस्म की गवर्नमेंट थी। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट था किसी नए लीडर के आने के लिए। तो नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करते हैं वो है वेव ऑफ स्ट्राइक्स इन 1999 एंड 1920। यानी कि 1919 और 1920 में कुछ स्ट्राइक्स हुई थी। उन स्ट्राइक्स का बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड ये है कि यूनिफिकेशन जब इटली की हुई थी तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन
सिस्टम था उसने इटली में अपना कदम जमाया, यानी कि इटली जो था वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, इंडस्ट्रियल सिस्टम उसमें बहुत ज्यादा तदरीज या बतदरीज में आ गया था, यानी कि तरक्की कर गया था। तो इसमें क्या था, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी थी तो जाहिर बात है इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, तो वर्कर्स ने अपनी ट्रेड यूनियंस बना ली थी। और साथ ही आपको पता है कि रशिया में क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उनको देखते हुए इधर भी सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो स्ट्रांग हो चुकी थी। तो एक सोशलिस्ट पार्टी स्ट्रांग हो चुकी थी इधर इटली में, और साथ में ट्रेड यूनियंस बन चुकी थी और फैक्ट्री काउंसिल्स बन चुकी थी वर्कर्स की। तो इसका क्या फायदा हुआ मसोलिनी को? इसका ये फायदा हुआ कि ये जो लोग थे, इन वर्कर्स ने, यानी कि इन ट्रेड यूनियंस के जो लोग थे या फैक्ट्री काउंसिल्स के जो वर्कर्स थे, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इटली को नुकसान हुआ था, यानी कि उसकी माशी हालत खराब हो चुकी थी, उसकी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो चुकी थी, उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज शुरू किया। तो उस एहतजाज या उस स्ट्राइक का इनका सिस्टम ऐसे था कि इन्होंने उल्टा लूटना और कब्जेगिरी शुरू कर दी। कैसे? इन्होंने जो अमीर लोग थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप था, उनकी जो जमीनें थी उन पे कब्जे करने शुरू कर दिए। इन्होंने जो फैक्ट्रीज थी उन पे कब्जे कर लिए और फैक्ट्रीज को खुद चलाने लगे, और जो अमीर लोगों की जमीनें थी उन पे कब्जा कर लिया और उनको आपस में बांट लिया। तो ये ट्रेड यूनियंस और सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे, इन्होंने इस तरह से आप कह सकते हैं कि लूट मचा रखी थी। तो और साथ ही 1921 में जो इस इटली की पहली कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो भी वजूद में आ चुकी थी। अब ये जो सारी चीजें थी, इसका मसोलिनी को कैसे फायदा हुआ? इसका मसोलिनी की इस तरह से फायदा हुआ कि इसमें जो प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप था वो बदजन हो चुका था, वो डर चुका था कि किसी भी टाइम जो लेफ्ट के लोग हैं, यानी कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है वो इटली में आ सकती है, और यानी कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो इटली को अपने कब्जे में ले सकती है। यानी कि वो अंदरूनी तौर पर वो डर चुके थे। और साथ में जब कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी तो वो उनका जो शक था वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यकीन में बदल रहा था। अब उनको बिल्कुल यकीन होने लगा था कि अब कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन बिल्कुल आने वाला है इटली में, क्योंकि अब जो सोशलिस्ट वर्कर्स थे या ट्रेड यूनियंस के लोग थे फैक्ट्री काउंसिल्स के, वो बड़े पावरफुल हो चुके थे और उन्होंने उनसे जमीनें और उनकी फैक्ट्रीज पे भी कब्जा कर लिया था अमीर लोगों के। तो वो बदजन हो चुके थे इनसे, और वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा बंदा आए जो कि हमारी सपोर्ट करे और हमें हमारी जो फैक्ट्रीज और जमीनें हैं वो वापस लेके दे, और इन जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं इनको वो रोके या इनको वो खत्म कर दे। तो एक बंदे का इंतजार था उन प्रॉपर्टी ओनर्स को, या रिच जो ग्रुप है, एलीट जो क्लास है, उसको एक बंदे का इंतजार था, और वो बंदा मसोलिनी था। अब यहां पे जो बात नोट करने की वो ये है कि 1921 में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो जो आम ख्याल था इटली में वो ये था कि अब जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने वाला है इटली में। लेकिन इन एक्चुअल ये हुआ कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का बनना एक नए रेवोल्यूशन की स्टार्ट नहीं बल्कि एंडिंग साबित हुआ। कैसे? अब ये जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, इन्होंने कब्जा तो कर लिया था फैक्ट्रीज पे, लेकिन ये उन फैक्ट्रीज को चला नहीं सके। कैसे? क्योंकि इनमें तो सारे वर्कर्स थे, इनके जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे वर्कर्स थे, उनमें ना तो कोई एलीट क्लास का बंदा था, और आपको पता है जो फैक्ट्री के मैनेजर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो एलीट क्लास में आते हैं, तो इनके पास वो तो थे नहीं। तो इनको एक तो मैनेजर्स और इंजीनियर्स की कमी महसूस हुई फैक्ट्रीज को चलाने में, और साथ में जो सबसे बड़ा इनको मसला आया वो ये आया कि इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, यानी कि खाम माल जो था, रॉ मटेरियल जो था फैक्ट्रीज को, यानी कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए वो इनको मिलना बंद हो गया। कैसे? क्योंकि रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे थे वो तो एलीट क्लास के लोग थे, वो तो पावरफुल लोग थे, तो उन्होंने इनके साथ आप कह सकते हैं कि तामुन करना वो खत्म कर दिया। तो इस तरह से इनका ये जो फ्लॉप हो गया सिस्टम फैक्ट्रीज को चलाने का, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे उनमें एक कमजोरी आ गई। तो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक बंदा सामने आया, और उस बंदे ने अपनी पार्टी को पावर में दिया, और उस बंदे का नाम था बेनिटो मसोलिनी। 1883 में इटली के एक इलाका रोमैग्ना में पैदा हुआ, और ये एक लोहार का बेटा था, यानी कि लोहार का बेटा था, और इसने शुरू में एक मिस्त्री के साथ मजदूर का काम भी किया होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये शुरू में एक वर्कर भी रहा है। और उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल टीचर बन गया, और प्राइमरी स्कूल टीचर होते हुए इसने जो अपने पॉलिटिकल कैरियर का वो अब बाकायदा आगाज किया, और इसने सबसे पहले जो पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू किया वो सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हुए किया। यानी आप कह सकते हैं कि जो मसोलिनी था वो सबसे पहले सोशलिस्ट था। तो अब जब सोशलिस्ट पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया तो उसमें इसका काम क्या था, इसने उनका जो न्यूज़पेपर था सोशलिस्ट पार्टी का,
एवेंटी नाम का उनका एक न्यूज़पेपर था सोशलिस्ट पार्टी का, उसके एडिटर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि ये जर्नलिस्ट बन चुका था। अब जबकि सोशलिस्ट पार्टी का वो मेंबर था और उसके साथ काम कर रहा था, तो अब उसने उनके साथ अपने जो रास्ते हैं वो जुदा कैसे किए? वो इस वजह से किए कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो इटली का जो जंग में एंटर होना, यानी कि वॉर में जो एंटर होना, उसके खिलाफ थी। और मसोलिनी को यही बात पसंद नहीं आई और उसने इस सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। और अपनी पार्टी का नाम उसने फैशिस्ट पार्टी रखा। और फैशिस्ट पार्टी आपको पता है फैशिज्म से आई है, और फैशिज्म क्या है उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने अगर फैशिज्म को जानना है तो अपनी पहली जो फैशिस्ट पार्टी है इस बंदे ने 1919 में बना दी। और इस बंदे ने साथ अपना एक न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, अपना अलहदा से न्यूज़पेपर। पहले ये सोशलिस्ट जो न्यूज़पेपर था एवेंटी, उसमें काम कर रहा था। अब चूंकि ये सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ चुका था तो अब इसने अपना खुद का न्यूज़पेपर जारी किया और उसका नाम था इल पोपोलो डी इटालिया। ये इटली का एक इटालियन का एक वर्ड है, इसमें आप कह सकते हैं इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है द पीपल ऑफ इटली। तो द पीपल ऑफ इटली के नाम से इसने अपना एक न्यूज़पेपर जारी किया और साथ में इसने अपनी फैशिस्ट पार्टी को बना दिया। लेकिन यहाँ पे जो बात नोट करने की वो ये है कि इसने जब अपनी फैशिस्ट पार्टी बनाई तो उसके जो एम्स थे वो फैशिज्म वाले नहीं थे। शुरू में उसके जो एम्स थे वो सोशलिस्ट एम थे, या आप कह सकते हैं रिपब्लिकन एम थे। कैसे? क्योंकि वो एक तो एंटी चर्च थी, चर्च के खिलाफ थी, और साथ में एंटी मोनार्की थी। आपको पता है एंटी मोनार्की का मतलब है कि वो उसका रिपब्लिकन का मूड था, यानी कि रिपब्लिकन जमहूरियत पसंद थी ये शुरू में। और साथ में ये एंटी बिग बिजनेस भी थी, यानी कि बड़े जो बिजनेस हैं उनके खिलाफ थी, जो कि एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का एम होता है। तो आप कह सकते हैं एंटी बिग बिजनेस होते हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे इसका बिहेवियर था, और रिपब्लिकन एंटी मोनार्की होते हुए इसने रिपब्लिकन पार्टी का बिहेवियर लिया हुआ था। तो शुरू में ये सोशलिस्ट और रिपब्लिकन टाइप की एक पार्टी थी, फैशिस्ट पार्टी। अब ये बदली कैसे, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस बंदे ने ये पार्टी तो बना ली, लेकिन 1919 का जो इलेक्शन था उसमें इस पार्टी को, यानी कि फैशिस्ट पार्टी को, एक भी सीट नहीं मिली पार्लियामेंट में। इस जो पार्टी थी उसको एक सीट भी नहीं मिली। और इस रिजल्ट से जो ये मुसोलिनी साहब थे वो खफा हो चुके थे, यानी कि उसका दिल खट्टा हो चुका था, उसको बड़ा सदमा पहुंचा था कि मेरी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। तो अब इसने क्या किया, इसने अपना माइंड चेंज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि इस बंदे का जो एम था वो सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना था, सिर्फ और सिर्फ इटली का लीडर बनना था। इस बंदे का कोई खास एम नहीं था कि मैं एक ये वाली पॉलिटिकल थियोलॉजी या पॉलिटिकल थ्योरी आगे लेके जाऊंगा। ये बंदा यूं कह लें कि तुक्के लगा रहा था कि जौन सा मर्जी चल गया उस पे मैं चल जाऊंगा, और मैंने किसी भी तरह करके इटली की जो बागडोर है, इटली की जो हुकूमत है वो अपने हाथ में लेनी है। तो इसका जो पहला जो छक्का था वो नहीं लगा, यानी कि इसकी जो फैशिस्ट पार्टी की जो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन प्रोग्राम जो था इसका वो नहीं चला, यानी कि इसको एक सीट भी नहीं मिली। तो अब इसने अपना माइंड चेंज करना शुरू कर दिया और इसने क्या किया, इसने देखा कि जो बिग बिजनेस वाले लोग हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑनर ग्रुप है, वो यानी कि उसको मैं अपने हाथ में कर सकता हूं, और साथ में जो मुनार्क है उसको मैं अपने हाथ में कर सकता हूं, यानी किंग को, और साथ में जो चर्च है उसको मैं अगर अपने हाथ में कर लूं तो मैं फिर इन जो बाकी पार्टीज हैं, यानी कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वगैरह, इनके मुकाबले में मैं पावरफुल बन जाऊंगा। तो अब इसने क्या किया, अब इसने इन तीनों ग्रुप्स के खिलाफ, यानी कि तीनों ग्रुप्स के साथ कोलिशन करना शुरू कर दी, यानी कि चर्च, मुनार्की और बिग बिजनेस। हालांकि शुरू में आप देख सकते हैं उसका एम इन तीनों के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, फैशिस्ट पार्टी के जो एम्स थे वो चेंज करना शुरू कर दिए, यानी कि ये मुनार्की और बिग बिजनेस और चर्च के करीब होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने पहले अपनी पार्टी के फैसी डी कॉम्पैटिमेंटो बनाए। फैसी डी कॉम्पैटिमेंटो का मतलब है फाइटिंग ग्रुप्स, या उसे आप सिंपली कह सकते हैं ब्लैक शर्टेड स्क्वाड थे इसके। ब्लैक शर्टेड स्क्वाड आप कह सकते हैं इसकी एक प्राइवेट किस्म की आर्मी थी, और उसका काम यही था कि उसने जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो वर्कर्स थे, जिन्होंने के ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री काउंसिल्स वगैरह बना रखी थी, उन पे हमला करना, उनको मारना और उनको पकड़ना।
तो इस जो ब्लैक शर्टेड स्क्वाड था, इन्होंने उन सोशलिस्ट वर्कर्स को और कम्युनिस्ट वर्कर्स को मारना शुरू कर दिया और उनके न्यूज़पेपर के जो हेडक्वार्टर्स थे या उनकी जो वैसे जनरल हेडक्वार्टर्स थे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, उनकी जो कौंसल्स थी उनको जलाना शुरू कर दिया। तो इनकी इस एक्टिविटीज़ को देखते हुए, ब्लैक शर्टेड स्क्वाड की इस एक्टिविटी को देखते हुए जो तीनों ग्रुप थे उन्होंने अपनी जो आंखें वो खोली। यानी कि सबसे पहले जो बिग बिजनेस ग्रुप था, यानी कि आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी ओनर जो ग्रुप था, उन्होंने कहा कि ये बंदा जो कि मतलब कि सोशलिस्ट के खिलाफ है या जो कम्युनिस्ट हैं उनके खिलाफ है, और वो कम्युनिस्ट जो कि हमारी फैक्ट्रियों पे और हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर चुके हैं, उनके खिलाफ ये ब्लैक शर्टेड स्क्वाड काम कर रहा है, तो हमें फैशिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और फैशिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1921 तक, यानी कि 1921 में जो प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप था वो फैशिस्ट पार्टी की सपोर्ट में आ चुका था, यानी कि वो फैशिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहा था मुकम्मल तौर पर, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। और इनकी सपोर्ट करने की रीजन जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि इनको डर पैदा हो गया था कि क्योंकि 1921 में ही जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वजूद में आ चुकी थी इटली में, तो इनको ये डर लगने लग गया था कि अब कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ओवरटेक ना कर ले और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आ जाए इटली में। सो हमें चाहिए कि एक वो बंदा जो कि कम्युनिस्ट के खिलाफ है, जो कि सोशलिस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने मुसोलिनी को ज्वाइन कर लिया। अब जो दूसरा ग्रुप था वो था किंग, यानी कि मोनार्क ग्रुप। तो जब इसने देखा कि ये बंदा जो कि कम्युनिस्ट के, आपको पता है जो कि कम्युनिस्ट जो हैं वो मोनार्की के भी खिलाफ हैं और सोशलिस्ट भी मोनार्की के खिलाफ हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब जो मोनार्क था वो उसने भी इसके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया, यानी कि वो भी मुसोलिनी को सपोर्ट करने लग गया। और उसकी सपोर्ट मुकम्मल तौर पर तब सामने आई जब मुसोलिनी ने सितंबर 1922 में ये ऐलान किया अपनी एक स्पीच में कि उसकी पार्टी के जो शुरू वाले एम्स थे, जिसमें कि रिपब्लिकन प्रोग्राम शामिल था, यानी कि वो एक जमहूरियत वाली कंट्री चाहता था इटली को, वो निकाल रहा है। यानी कि वो अपने प्रोग्राम में से रिपब्लिकन अपना जो पार्ट था उसको निकाल रहा है। अब उसकी पार्टी का उसकी पार्टी का जो चार्टर है उसमें ये बात शामिल नहीं कि हम इटली को एक रिपब्लिकन कंट्री बनाएंगे। तो जब उसने ये ऐलान किया सितंबर 1922 में, तब जो किंग था, जो मोनार्क था, यानी कि उसने क्लियरली इसकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी। और साथ में इसने क्या किया, शुरू में ये चूंकि एंटी चर्च था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, इसने कहा कि अब प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप भी मेरे साथ मिल चुका है, मोनार्क भी मेरे साथ मिल चुका है, अब जो तीसरा पावरफुल ग्रुप है वो है कैथोलिक चर्च, अब उसको अपने हाथ में करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने रोमन कैथोलिक चर्च के हाथ में अपनी स्पीचेस शुरू कर दी। और उन स्पीचेस को देखते हुए जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो लीडर था, यानी कि पोप जो था, पोप पायस 11, उसने भी यानी कि मुसोलिनी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, यानी कि उसने भी मुसोलिनी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब तक यानी कि 1922 तक इसने 3 बड़े ग्रुप्स, यानी कि प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप, रोमन कैथोलिक चर्च और मोनार्क को अपने साथ मिला लिया था। और 1922 के एंड तक ये एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट साइड पे आ चुका था। आपको पता है लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। तो एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि पहले इसके सोशलिस्ट जो एम्स थे पार्टी के, और जब 1922 एंड हो रहा है तब ये मुकम्मल तौर पर राइट साइड पे आ चुका है, यानी कि राइट विंग पार्टी बन चुकी है। अब इसके जो एम्स हैं वो कंजर्वेटिव एम्स हैं। तो अब तक जो मुसोलिनी था वो मुकम्मल तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स की सपोर्ट ले चुका था, लेकिन अभी तक वो सिर्फ सपोर्ट ले चुका है, अभी तक वो गवर्नमेंट में नहीं आया, अभी तक वो पावर में नहीं आया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि उसका रूट क्या था, अब वो पावर में कैसे आया। तो सबसे पहले जो है वो है उसको जो पॉइंट, सबसे पहला जो फैक्टर जो उसको जो वजह बना उसकी पावर में आने में, वो है वीक और डिस्पर्स्ड ऑपोजिशन, यानी कि जो उसकी ऑपोजिशन थी वो कमजोर थी, या आप कह सकते हैं कि मुंतशिर थी, आपस में उनका निभा नहीं हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट थे इनकी आपस में नहीं बन रही थी। कम्युनिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हमारी हुकूमत आए इटली में, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो चाहती थी हमारी हुकूमत आए। जबकि अगर ये दोनों जो पार्टीज थी अगर ये कोलिशन बना लेती, यानी कि इकट्ठी हो जाती, तो फिर बड़ा एक पावरफुल ऑपोजिशन बन जानी थी फैशिस्ट पार्टी के खिलाफ। लेकिन इनके दरमियान इत्तेहाद या इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था, जो कि मुसोलिनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बड़ा वीआईपी किस्म का आप कह सकते हैं कि वैक्यूम बन गया था आगे आने के लिए। तो अब हुआ ये कि 1921 में, मई 1921 में, जो तब का इटली का प्राइम मिनिस्टर था जियोवानी गिलेटी,
उसने इलेक्शंस करवाए, और उस इलेक्शंस करवाने के पीछे उसका जो मोटिव था वो ये था कि उसकी ये उम्मीद थी कि मई 1921 का जो इलेक्शन है इसमें जो फैशिस्ट पार्टी आ रही है वो कुछ अच्छी सीटें निकाल लेगी, क्योंकि उसकी मकबूलियत काफ़ी बढ़ चुकी थी, 3 बड़े ग्रुप्स जो थे उसके साथ मिल चुके थे, तो फैशिस्ट पार्टी अच्छी सीट्स निकाल लेगी इस इलेक्शन में। तो मैं जो हूं यानी कि जियोवानी गिलेटी जो है वो फैशिस्ट पार्टी के साथ मिलके एक अच्छी कोalition गवर्नमेंट बना लेगी, यानी हम दोनों अपना इत्तेहाद करके एक पावरफुल गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इस लालच में या इस मोटिव के तहत उसने मई 1921 में इलेक्शंस करवाए, जबकि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके खिलाफ रिजल्ट्स आए, यानी कि जो फैशिस्ट पार्टी थी उसको सिर्फ 35 सीट्स मिली 1921 के इलेक्शन में, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो 123 सीटें लेते हुए लीड कर रही थी 1921 के इलेक्शन में। तो अब क्या था, अब उस बंदे ने अपना माइंड चेंज करना शुरू कर दिया। जियोवानी गिलेटी आपको पता है एक 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर था, बड़ा माहिर किस्म का पॉलिटिकल लीडर था, और ये 5वीं दफा प्राइम मिनिस्टर था अब। और इसने अब अपना फौरी माइंड चेंज कर लिया। इसने कहा कि अब चूंकि फैशिस्ट पार्टी तो हार चुकी है, तो क्यों ना मैं सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक कोalition गवर्नमेंट बना लूं। तो इसने सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपनी कोalition बनाने की कोशिश की, लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने मुकम्मल तौर पर जियोवानी गिलेटी को मना कर दिया। जियोवानी गिलेटी जो था वो नेशनलिस्ट पार्टी में था। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर सोशलिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहती तो बड़ी पावरफुल हुकूमत बन सकती थी, और इस तरह जो फैशिस्ट ग्रुप था वो उसको साइड पे लगाया जा सकता था। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी लालच में थी, वो अपने लालच में थी, वो चाहती थी क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट्स है, हमारे पास ज्यादा पावर है, इसलिए हम अपनी ही हुकूमत बनाएंगे, हम किसी जियोवानी गिलेटी के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाने वाले नहीं। तो अब क्या था, अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो जियोवानी गिलेटी था वो खट्टा दिल उसका हो चुका था, वो तंग आ चुका था इनके बिहेवियर से। तो उसने क्या किया, उसने रिजाइन कर दिया। उसने कहा अब इनके साथ कोalition नहीं हो सकता, मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो वो वहां पे रिजाइन कर गया। तो अब इसके रेजिग्नेशन को देखते हुए जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने इसके रेजिग्नेशन को अपने हक में इस्तेमाल करने का सोच लिया। उन्होंने कहा कि अब हम जनरल स्ट्राइक्स शुरू करते हैं, और उस एहतजाज के थ्रू हम अपना जो गवर्नमेंट है वो उस पर ओवरटेक कर लेंगे और उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो गिलेटी की जो रेजिग्नेशन थी वो उसने यानी कि एक नया काम शुरू कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1922 में स्ट्राइक्स जो थी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वो शुरू हो गई। अब ये जो जनरल स्ट्राइक्स थी समर 1922 की, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो मुसोलिनी और उसकी पार्टी को हुआ। कैसे? ये जो स्ट्राइक्स थी ये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ, सोशलिस्ट पार्टी वर्कर्स की तरफ से थी, और जो मुसोलिनी था वो एक, आप कह सकते हैं कि इटली की कौम को कम्युनिज्म से बचाने के वाला एक हीरो के तौर पे उभर के आया। कैसे? उसने अपना जो ब्लैक शर्टेड स्क्वाड थे उसको हुक्म दे रखा था। पहले उसने ऐलान किया कि अगर गवर्नमेंट में इतनी पावर है कि वो इन जो सोशलिस्ट वर्कर्स की जो स्ट्राइक्स है इनको रोक सकती है तो रोक ले, वरना मैं खुद अपने जो ब्लैक स्क्वाड के लोग हैं उनसे इनको रुकवाऊंगा, यानी कि इनको फिर हम खुद देख लेंगे। लेकिन चूंकि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही कमजोर थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी, और जो जियोवानी गिलेटी जो था वो जा चुका था, और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स थी वो बड़ी कमजोर थी, यानी कि जो भी अपनी कैबिनेट बनाता था, जो भी मिनिस्टर बनता था, प्राइम मिनिस्टर बनता था, उसकी जो कैबिनेट होती थी उसमें 2-3 वजीर किसी पार्टी से होते थे, 2-3 किसी और पार्टी से होते थे, इस तरह से वो बनती थी। तो उनमें पावर या एक लैक ऑफ डिसीजन वाला माहौल होता था, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग, उनमें एक डिसीजन वाला कोई पावर नहीं थी, क्योंकि हर पार्टी अपनी बात मनवाना चाह रही होती थी। तो आप कह सकते हैं एक कमजोर गवर्नमेंट थी। सो उस गवर्नमेंट से इन जो सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर्स की जो स्ट्राइक्स थी उनको वो नहीं रोक पाए। तो फिर क्या किया, फिर मुसोलिनी साहब अपनी पार्टी और अपने ब्लैक शर्टेड स्क्वाड के साथ खुद आगे आए, और उन्होंने जो ये फैशिस्ट पार्टी के जो सोशलिस्ट पार्टी के जो ये वर्कर स्ट्राइक्स पे थे इनको मारना और इनको पकड़ धकड़ और इनको रोकना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनकी जो आप कह सकते हैं कि एक हीरो के तौर पे सामने आया, क्योंकि आपको पता है जब भी स्ट्राइक होती है तो एक जो कंट्री में होता है एक गैर मुतसलसल सा माहौल हो जाता है, यानी कि सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, बिजनेस रुक जाता है, सारी जितनी भी लाइफ की जो लग्जरीज हैं या जितने भी सामान है वो सब रुक जाते हैं। तो अब इसमें क्या था, आवाम परेशान थी इन स्ट्राइक्स से। तो जब इन ब्लैक शर्टेड स्क्वाड ने इन स्ट्राइक्स वालों को भगाना शुरू कर दिया तो सारी जो आवाम थी, और ख़ास तौर पर जो बड़े 3 ग्रुप थे, चर्च वाला, मोनार्क का ग्रुप
और साथ में जो प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप था वो इसके साथ मिल गया। तो अब इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि 1922 में, यानी कि अक्टूबर 1922 में फैशिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जो रोम है, जो कि इटली का कैपिटल था, उस पर हम अब कब्जा करते हैं, या आप कह लें कि हमला करते हैं। तो 1922 अक्टूबर 1922 में जो फैशिस्ट पार्टी का लीडर मुसोलिनी था वो अपने 50,000 ब्लैक शर्टेड स्क्वाड के साथ रोम की तरफ उसने अपना मार्च शुरू कर दिया। और ज्यादातर इनका जो मार्च था वो ट्रेन्स पे था, यानी कि ना तो ये कोई पैदल थे और ना ही कोई इनका मतलब कि कोई गाड़ियों वगैरह का एक कारवान का सिस्टम था, बल्कि ये ट्रेन पे जा रहे थे। तो अब ये क्या हुआ, अब इनका जब मूड देखा, यानी कि इनका सिस्टम देखा कि ये तो अब कब्जा करने आ रहे हैं रोम पे, तो ये हुकूमत अपनी जमा लेंगे। तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बन चुका था अक्टूबर 1922 में, वो था ल्यूजी फैक्टा। ल्यूजी फैक्टा एक लिबरल पार्टी का बंदा था और इसने भी अपनी एक कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। कोalition का मतलब था कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर था और इसकी जो कैबिनेट थी उसमें मुख्तलिफ पार्टीज के मिनिस्टर बैठे हुए थे जो इसके नीचे। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर था। क्यों? क्योंकि इसके पास फुल पावर नहीं थी, क्योंकि इसकी कैबिनेट में अपनी पार्टी के बंदे तो बिल्कुल थोड़े थे, बाकी पार्टियों के बैठे हुए थे। तो ये भी एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन फिर भी ये चाह रहा था कि इस जो ब्लैक शर्टेड स्क्वाड जो आ रहे हैं इनको रोका जाए। तो अब इसका जो फैसला था, जो कि लेट था, इसने बड़ा लेट फैसला किया इनको रोकने का। तो इसने जो फैसला किया तो उस पे सिग्नेचर चाहिए थे किंग के। तो किंग जो था वो अंदरूनी तौर पे आप कह सकते हैं दिली तौर पे वो फैशिस्ट पार्टी के हक में था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट से डरा हुआ था। वो उसको डर था कि कहीं कम्युनिस्ट ना आ जाएं। तो उसने किंग ने मना कर दिया, यानी कि ल्यूजी फैक्टा की जो प्रपोजल था कि इनको रोका जाए, किंग ने उसको साइन करने से, सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इस तरह जो आर्मी थी, यानी कि उनकी जो ऑफिशियल आर्मी थी इटली की, वो आगे नहीं आई ब्लैक शर्टेड को स्क्वाड को रोकने के लिए। वरना ब्लैक शर्टेड स्क्वाड को इतना बड़ा काम नहीं था आर्मी के लिए। आर्मी बहुत बड़ी थी इटली की उस टाइम भी, और ये जो 50,000 लोग आ रहे थे जिनके पास ना तो कोई इस तरह से हथियार थे, ना कोई इतना एम्यूनिशन था, ना ही वो कोई अच्छी तरह से वो मुनज़्ज़म थे, तो उनको रोकना कोई इतना बड़ा काम नहीं था आर्मी के लिए। लेकिन आर्मी को हुक्म ही नहीं दिया किसने? ल्यूजी फैक्टा ने तो दे दिया था बाद में, लेकिन जो कि खुद लेट फैसला था, लेकिन जो किंग था उसने बिल्कुल मना कर दिया और उसने ब्लैक शर्टेड स्क्वाड को रोम की तरफ आने दिया। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक शर्टेड स्क्वाड आगे आगे आ रहे थे, जबकि इनका जो लीडर मुसोलिनी था वो भाई साहब मिलन में बैठे हुए थे। मिलन एक सिटी है इटली की, वहां पे वो आप कह सकते हैं कि अंडरकवर छुपे हुए थे, लेकिन लीड तो कर रहे थे वो ब्लैक शर्टेड स्क्वाड को। तो अब जो किंग थे, किंग विक्टर एम्यूनियल थर्ड, उन्होंने खुद उनको इनविटेशन दी मुसोलिनी साहब को कि आप आएं और अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना लें। तो जब किंग का हुक्म, उसे एक हुक्मनामा मिला, उसने देखा, वो तो उसका तो पहले से एम ही, शुरू दिन से यही एम था कि वो अपनी हुकूमत जमाए इटली में। तो वो तो भागा दौड़ा आया और उसने आके रोम पे कब्जा कर लिया और इटली में अपनी हुकूमत बना ली और खुद को अपना जो फैशिस्ट लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। वो खुद को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता था बल्कि वो लीडर कहता था, तो उसने खुद को लीडर डिक्लेयर कर दिया इटली का। तो अब यहाँ पे आप एक दो बातें नोट कर सकते हैं, वो ये है कि किंग जो था वो उसने इस तरह का बिहेवियर क्यों शो किया, उसमें क्या फैक्टर थे। किंग चीजों को वो देख के समझ रहा था किंग के जो मुसोलिनी है वो इटली के हक में बेहतर है। तो इस हवाले से हमें दो तीन चीजें बातें सामने आती हैं। एक तो जो किंग था उसको, जो ल्यूजी फैक्टा था उस पर वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, यानी कि ल्यूजी फैक्टा के बारे में किंग की राय को इतनी अच्छी नहीं थी, वो उसका इतना पसंद नहीं करता था, इसलिए। और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था जो किंग के ज़हन में चल रहा था वो यही था शायद कि जो आर्मी थी, इटली की ऑफिशियल आर्मी थी, उसमें कुछ जनरल्स ऐसे थे जिसकी सिंपथीज फैशिस्ट पार्टी के साथ थी। यानी आप कह सकते हैं कि वो जनरल्स जो थे वो चाहते थे कि फैशिस्ट पार्टी पावर में आए। तो किंग जो था वो अगर ऑर्डर कर देता आर्मी को ब्लैक शर्टेड स्क्वाड को रोकने की, तो उसको डर था कि हो सकता है कि उस आर्मी में से वो जनरल जो कि फैशिस्ट पार्टी के साथ जिनकी सिंपथीज हैं या जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, हो सकता है वो जनरल्स मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर दें और वो मुझे उतार नीचे फेंकें। तो इससे अच्छा है कि मैं फैशिस्ट पार्टी का जो लीडर है यानी कि मुसोलिनी है उसको हुकूमत बनाने की इजाजत देता हूं, कम से कम मैं तो सेफ रहूंगा इस मामले में। और दूसरा जो उसका मेन फैक्टर था वो ये था कि उसके ज़हन में एक डर था कि अगर मैं ऑर्डर दे भी देता हूं आर्मी को उसको रोकने के लिए,
तो आर्मी अगर फेल हो जाती है, यानी कि उसमें से कुछ जनरल्स रिवोल्ट कर देते हैं और आर्मी उस ब्लैक शर्टेड स्क्वाड को रोकने के लिए फेल हो जाती है, तो एक बहुत ही लंबी यानी कि ना रुकने वाली सिविल वॉर शुरू हो सकती है इटली के अंदर। यानी कि फिर ब्लैक शर्टेड स्क्वाड और फिर उधर से सोशलिस्ट वर्कर्स आ जाएंगे और इधर से फिर आर्मी जो है वो डिवाइड हो चुकी होगी। तो एक बहुत लंबी एक सिविल वॉर चल जाएगी इटली के अंदर, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इटली के हालात पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनकी करेंसी लीरा जो थी वो पहले बहुत नीचे आ चुकी थी और वॉर के बाद वो बहुत ज़्यादा डेब्टेड हो चुके थे। तो किंग ये जो आप कह सकते हैं रिस्क जो था वो नहीं लेने वाला था, तो इसलिए उसने मुसोलिनी को अपनी हुकूमत बनाने दी। बहरहाल जो भी फैक्टर्स थे, जो भी किंग के जहन में चल रहा था वो एक अलहदा बात, लेकिन अब जो मुसोलिनी था, बेनिटो मुसोलिनी, वो दुनिया का पहला फैशिस्ट लीडर, यानी कि दुनिया की हिस्ट्री में पहला फैशिस्ट लीडर या पहला प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। तो ये था मुसोलिनी का राइज। एक आम सा लोहार का बेटा अब पूरे इटली का लीडर बन चुका था।